वेलकम टू वर्ल्ड हाईएस्ट श्री कृष्णा टेम्पल ट्रैक। यहाँ पहुँचने के लिए हमने कुछ चुनौतियों का सामना किया जो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। ज्यादा घटने आता है, ध्यान से आना, संभल कर। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम निकल रहे हैं एक अद्भुत यात्रा की तरफ। चंडीगढ़ से ये यात्रा अब शुरू होती है। दोस्तों, सबसे पहले पहुंचे हम चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से हम बाय ट्रेन गए कालका और कालका से हमने पकड़ी टॉय ट्रेन। कालका से शिमला तक का सफर 4 से 5 घंटे का होता है और टॉय ट्रेन इतनी स्लो चलती है कि बार बार एक स्टे मिलती है जहां हम रुक सकते हैं, खाना खा सकते हैं और यहाँ वहाँ घूम सकते हैं। और आप देख ही सकते हो कि आसपास का व्यू कितना अच्छा है। और पास ही में बार नेक्स्ट स्टॉप पे हमने देखा तो बहुत ही अच्छा हमें रेस्टोरेंट देखने को मिला है और यहाँ का वेदर और व्यू बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद हम पहुँच चुके थे शिमला। शिमला से हमने जाना था शोंगटोंग, जो आपको यहाँ से कैब लेनी पड़ेगी, 7 से 8 हज़ार लगेगा। और ये वीडियो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव हो सकती है, तो भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये सफ़र थोड़ा लंबा है, वीडियो भी थोड़ा लंबा हो सकता है, आप स्किप भी बिल्कुल भी मत कीजिए। और सबसे पहले आपको यहाँ से शिमला से जाना पड़ेगा कुफरी की तरफ और कुफरी से आगे जाना पड़ेगा आपको नारकंडा। नारकंडा का लोकेशन बहुत बेस्ट है, आप रुक सकते हो, स्टे ले सकते हो और वहाँ का वाटरफॉल और व्यू बहुत बढ़िया आता है भाई। तो आप सबसे पहले भाई नारकंडा जाइए और नारकंडा से आपने जाना है रामपुर। रामपुर से आपको मेन हाईवे पकड़ना पड़ेगा जो जाता है किन्नौर कैलाश की तरफ, मतलब कि हिमाचल की किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ से ही आप किन्नौर कैलाश की यात्रा पे जा सकते हो और वहाँ से ही आप यूलाकांडा की यात्रा पे जा सकते हो। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए तो आप यहाँ का व्यू और जर्नी सब देख सके। और कुछ ही समय में हम पहुँच चुके थे कुफरी। आप कुफरी का भी वेदर यहाँ पे देख सकते हो और कुफरी से भी नारकंडा जाने में 2 से 4 घंटे लग सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे कि कहाँ से कहाँ जाना है और कितना टाइम लगेगा और कहाँ कहाँ आप रुक सकते हो, स्टे ले सकते हो। और वेदर भी ख़राब है, लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, आप सभी को पता है कि आपने देखा ही होगा। लैंडस्लाइडिंग की वजह से यहाँ शिमला से रामपुर तक के सभी रास्ते ख़राब हो चुके हैं, टूट चुके हैं। और नारकंडा से रामपुर तक का सफ़र अभी शुरू हो रहा है। आप देख सकते हो अभी वेदर बदल चुका है, चेंज हो चुका है। तो हम पहुंचने वाले हैं रामपुर और रामपुर से किन्नौर तक का सफ़र बहुत ही डेंजर है। आपको देखा ही होगा, कुछ रील्स वगैरह में आपने देखा होगा कि जो हम किन्नौर के रास्ते देखते हैं, हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे देखते हैं, वो कितना डेंजर रोड है। मतलब कि कार का वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल है, मतलब ले जाने वाले तो ले जा ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब फिर भी रास्ते छोटे हैं और डेंजर है, गहरी खाइयाँ हैं आसपास के, लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से रास्ते टूट चुके हैं। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं रामपुर से डायरेक्ट किन्नौर की तरफ, जहाँ से हम किन्नौर से किन्नर कैलाश भी जा सकते हैं और वहाँ से हम यूलाकांडा भी जा सकते हैं। तो पहले हम भाई किन्नौर कैलाश जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो वहाँ से बोल चुके हैं कि यहाँ का रजिस्ट्रेशन और यात्रा को बंद कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। तो हम फिर भी एक बार ट्राई करेंगे वहाँ जाके। हमने रजिस्ट्रेशन तो वैसे कर लिया था, फिर भी हम जाके वहाँ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, यात्रा के भोलेनाथ के पास जाने की कोशिश करेंगे। तो भाई इस वक्त हम पहुँच चुके हैं टापरी और टापरी से थोड़ी ही दूरी पर है रिकांगपिओ। आप डायरेक्ट शिमला से रिकांगपिओ की बस भी पकड़ सकते हैं। और हम टापरी से इस वक्त चल चुके हैं कालपा की तरफ। कालपा से आप कुछ ही दूरी से, मतलब किन्नौर कैलाश का जो मेन शिवलिंग है वहाँ दूर से दिखाई देता है। बहुत ही, मतलब कैमरा वगैरह में जूम कर कर देखना पड़ता है तभी दिखता है, ऐसे नहीं दिखेगा। अगर वेदर अच्छा हो तो ऐसे भी आप देख सकते हो। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं किन्नौर, हिमाचल जिले के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। आप यहाँ का वेदर और भी अच्छा हो चुका है और भी यहाँ पे मतलब ठंड बढ़ चुकी है। और आगे के रास्ते हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हो लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है, देखो सामने एक पहाड़ गिरा हुआ था थोड़ा सा, मतलब पत्थर बहुत बड़ा गिर चुका है। और यहाँ से आपकी मेन जर्नी जो कि शोंगटोंग, किन्नौर कैलाश और यूलाकांडा जाने वाले रोड यहीं से शुरू होते हैं। यहाँ का आप व्यू देख सकते हो, वो सामने वाटरफॉल है जो काफ़ी ऊंचाई से आ रहा है। और इस वक्त हम पहुँच चुके हैं किन्नौर के गेट पे, जो हम हमारा यहाँ की किन्नौर कैलाश दर्शन करने से पहले यही गेट दिखाई देता है। और यहाँ पे एक मूवी का सीन भी शूट हुआ था। आप हमें कमेंट में बता सकते हो कि कौन सी मूवी का सीन था वो।
और आगे हम बढ़ रहे हैं इस वक्त किन्नौर की तरफ, किन्नौर कैलाश की तरफ। और यहाँ पर थोड़ी लैंड स्लाइडिंग की वजह से इस वक्त रास्ता बंद हो चुका है। हमारी गाड़ी यहीं पे रुक चुकी है। सामने आप मतलब गाड़ियों की लाइन देख सकते हो। मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, सामने वो लाइट स्लाइडिंग हुई है, रोड पे पत्थर बिखरे हुए हैं। और कुछ ही समय के बाद यहाँ का रास्ता खुल चुका है और हम बढ़ने वाले हैं आगे, मतलब कि शोंगटोंग की तरफ। यहाँ पे बारिश चालू हो चुकी है, आप देख सकते हो काफ़ी तेज बारिश हो रही है। रास्ते भी आप देख सकते हो कितने फिसलन भरे, मतलब डेडली रास्ते हो चुके हैं। और आगे आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम खाने के लिए यहाँ पे रुकेंगे, किसी मतलब ढाबे में रुकेंगे या होटल में रुकेंगे। और आगे के सफ़र के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और आगे कुछ ही दूरी पे हमें साइन बोर्ड दिखाई देता है जहाँ पे वार्निंग लिखा हुआ है कि सतलुज के किनारे कोई मत जाना, सतलुज का स्तर कभी भी बढ़ सकता है, तो ध्यान से जर्नी करना। खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुंचे आपके मन पसंदीदा रास्तों पे, हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे, जो इंडिया का मोस्ट डेंजर और डेडली रोड है, जहां से गुजरने के बाद आपको लगेगा कि आप मौत के बिल्कुल ही करीब हैं। यहाँ पे बादल फटते रहते हैं और लैंड स्लाइडिंग होती रहती है। आप देख ही सकते हो बारिश की वजह से कितना डेडली रोड हो चुका है ये। और नीचे देखना तो मतलब मौत को दावत देना है। यहाँ से जो नीचे देखेगा उसको पता चलेगा कि कितनी हाइट पे है हम। ये एक ऐसा रास्ता है जिसको पहाड़ काट कर बनाया गया है। और आप आगे की वीडियो में भी देख सकते हो कि रास्तों में कितने झरने हैं। ये झरने कभी कभी पत्थर बहा लाते हैं और कभी कभी इंसान को ही बहा कर ले जाते हैं। बारिश किसी हद तक थम चुकी थी और आगे हम देख रहे हैं कि हमें कोई अच्छा सा ढाबा मिल जाए जहां हम रेस्ट भी कर सके और कुछ खा पी भी सके। और आगे हम बढ़ रहे हैं, बस यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक ढाबा आएगा। आप देख ही सकते हो एक दो वाटरफॉल फिर से आ गई। और अभी हम पहुँच रहे हैं एक ब्रिज पे, जिसके बिल्कुल ठीक सामने एक ढाबा है। और ढाबे की ओर बढ़ते हुए हमने यहाँ पे मतलब खाना खाया और उसके बाद थोड़ा टाइम रेस्ट की। अभी हम शोंगटोंग के बिल्कुल पास में ही हैं। यहाँ से शोंगटोंग का रास्ता आधे घंटे का है। और अभी हम चलने वाले हैं शोंगटोंग की तरफ। वहाँ जाकर हम मेडिकल करवाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि यात्रा चल रही है, कंटिन्यू या क्लोज है। अभी ब्रिज पार करने के बाद हमें एक रास्ता मिला जो हमें सतलुज की नदी के साथ साथ जाना पड़ेगा शोंगटोंग की तरफ। और आप यहाँ पे देख सकते हो साथ में सतलुज नदी जा रही है और साथ में एक रास्ता है जिस पे हम चल रहे हैं। और आगे ये रास्ता 20 से 25 मिनट का रह गया है अभी। और 20 से 25 मिनट जाने के बाद हम शोंगटोंग में एंटर कर चुकेंगे। और ऐसा एक और ब्रिज आ गया है, अब इसी को पार करना है। लगता है ये लास्ट ब्रिज है और इसके बाद हम पहुँच जाएंगे शोंगटोंग में। वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप जल्द से जल्द इस यात्रा का आनंद ले सके और बोरिंग भी मत होना। आगे के रास्तों का आप व्यू देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू है भाई। अगर आप यहाँ स्पोर्ट्स बाइक और बुलेट से राइड करें तो आपको एक अलग ही वाइब आएगी, जो कि राइडर वाली वाइब होती है। वो सिर्फ राइडर भाई ही समझ सकते हैं। और आगे आप देख सक रहे हो कि कितना बड़ा पत्थर रास्ते पे गिरा हुआ है। ऐसी लाइट स्लाइडिंग बहुत होती रहती है यहाँ पे, तो भाई संभल कर आना। मैं तो यही बोल रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यात्रा पे मत आओ, यात्रा पे जरूर आओ, लेकिन वेदर को देख के। जो किन्नौर कैलाश की जो यात्रा है ना, वो 15 जुलाई से 30 अगस्त तक रहती है। तो भाई बेस्ट यही है कि जुलाई के महीने में ही आप यहाँ आना, क्योंकि वेदर कभी भी खराब हो सकता है यहाँ पे। और अभी हम पहुंच चुके हैं शोंगटोंग, और जहाँ मैं जूम करके दिखा रहा हूँ यहीं पे हमारा मेडिकल होगा। हमने सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा होना था अभी मेडिकल अभी बाकी था। तो अभी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और फाइनली गाइस हमारा मेडिकल यहाँ पे हो चुका था। लेकिन भाई किस्मत खराब, बादल फटने की वजह से किन्नौर कैलाश की यात्रा को इस वक्त परमानेंटली बंद कर दिया गया है। मतलब कि इस साल की यात्रा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आप आगे का वेदर भी देख सकते हो, बादल फटने की वजह से बाढ़ आई, आप घने बादल देख सकते हो। इसी वजह से हमने युलाकांडा का ट्रैक पकड़ा और किन्नौर कैलाश की यात्रा इस साल हमारे किस्मत में नहीं थी, तो हमने युलाकांडा की यात्रा को कंप्लीट करने का डिसीजन लिया। तो दोस्तों इस वक्त हम बढ़ने वाले हैं वर्ल्ड हाईएस्ट श्री कृष्णा टेम्पल ट्रैक की तरफ। इस टेम्पल और ट्रैक को वर्ल्ड हाईएस्ट क्यों बोला जाता है आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और हमारी यात्रा शुरू होती है अब।
यहाँ फिर से हल्की-हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, इसी वजह से हमने रेनकोट ऑलरेडी वियर कर लिए थे और उसके बाद हम यहाँ की खड़ी चढ़ाई को चढ़ते रहे। हल्की बारिश की वजह से यहाँ पे रास्ते आप देख सकते हैं कि कितने फिसलन भरे रास्ते हो चुके हैं। अभी ये यात्रा का बिल्कुल ज़ीरो पार्ट है, ये कुछ भी नहीं है। आगे आपको दिखाते हैं कितने डेंजरस रोड आएँगे और कितने हाईएस्ट पीक आएँगे। अभी यात्रा देख सकते हो हमारे पीछे अभी तो पार्किंग दिख रही है। हम इस वक़्त कुछ ही ऊँचाई पर आए हैं बिल्कुल, जिसे हम 0% बोल सकते हैं। आगे का सफ़र हम दिखाते हैं, इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। यहाँ की खूबसूरती आप देख ही सकते हैं और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई दबा के शेयर करना। अगर हाँ, और एक बात और, अगर कोई मिस्टेक हुई तो भाई मुझे बता देना, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। और आगे बढ़ते-बढ़ते रास्ते और भी छोटे हो रहे थे और यहाँ का वेदर भी बदल रहा था, बारिश वाला मौसम हो रहा था। लेकिन आगे-आगे जाते ही आपको यहाँ का व्यू बहुत ही बढ़िया लगेगा भाई। और यहाँ के रास्ते तो अभी से ही छोटे हो चुके हैं और मेरी सांस अभी से ही फूलने लगी है। आगे-आगे देखो क्या होगा। लेकिन भाई आए हैं तो यात्रा करके ही जाएँगे, ऐसे नहीं मानेंगे। लेकिन भाई माँ कसम सांस बिल्कुल फूल चुकी है अभी से। और आगे आप देख ही सकते हैं। अब यहाँ से कुछ ही दूरी पे हमें एक स्टे मिलेगी, वहाँ हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। लेकिन अभी भाई थोड़ा सा ही रास्ता कंप्लीट हुआ है, बिल्कुल थोड़ा 100% में से बिल्कुल 10 से 15% कंप्लीट कर चुके हैं अभी हम। और इस ट्रैक की लंबाई 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर जाना है और 12 किलोमीटर वापस आना है। रास्ते में 1-2 स्टे मिल सकती है, आप वहाँ पे रुक सकते हो। और इस यात्रा की हाइट कम से कम 12,800 फीट की ऊंचाई पे है, जो कि ज़मीन से 12,800 फीट की ऊंचाई पे है। और आगे आप यहाँ का व्यू और वेदर देख सकते हो। भाई थकावट बहुत हो चुकी है। और उसके ठीक कुछ समय के बाद मैंने यहाँ पे रेस्ट ली। मेरे साथ वाले लड़के कुछ आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए। मैं सेंटर में ठहरा और अब मैं अपनी आगे की यात्रा को पूरा कर रहा हूँ। रास्ते बिल्कुल सुनसान हो चुके हैं क्योंकि मेरी टीम आगे निकल चुकी है और कुछ लड़के पीछे रह चुके हैं। अब ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं अकेले इस जन्नत की तरफ जा रहा हूँ, मतलब कि स्वर्ग की तरफ जा रहा हूँ। जैसे कि मैं अकेले ही वर्ल्ड हाईएस्ट ट्रैक को पूरा कर रहा हूँ। देख ही सकते हो कितनी शांति हो चुकी है भाई। आसपास का वेदर भी आप देख सकते हो, माहौल देख सकते हो कितना बढ़िया हो चुका है भाई। बाकी आप आगे इस वीडियो में देख सकते हो। आगे जाने के बाद रास्ते और भी छोटे हो चुके और गहरी खाइयां दिखाई दे रही थी, जो कि हम इस कैमरा में कैप्चर तो नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे लाइव आकर देख सकते हो तो आपको बहुत हाइट दिखाई देगी और बहुत ही गहरी खाई दिखाई देगी। आगे का रास्ता आप देख सकते हो, जैसे स्वर्ग की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं अकेला। वो पीछे देख सकते हो मेरे टीम मेंबर्स आ चुके हैं। अभी हमको नीचे से ऊपर आने में कम से कम 1 घंटा लग चुका है, मतलब 1 घंटा हो चुका है। और आगे अभी भी हमारा ट्रैक यहाँ से 5 से 6 घंटे का पड़ा है। अभी ये हमने कुछ भी परसेंटेज कंप्लीट नहीं किया। कम से कम हम 6 घंटे में से बिल्कुल 1 घंटे का रास्ता कंप्लीट कर चुके हैं। अभी भी हमको आगे वो जो यात्रा का मेन गेट है वहाँ तक पहुँचना है और मेन ट्रैकिंग वहाँ से ही गेट से ही शुरू होगी, जिसे रियल ट्रैकिंग कहा जाता है। असली यात्रा वहीं से ही शुरू होती है, ये सिर्फ बेसिक है। अभी हम कुछ ही दूरी पे हैं। आप चाहो तो वहाँ गेट के पास टेंट भी आपको प्रोवाइड हो सकते हैं, वहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो। लेकिन हमारा मकसद यही है कि हमने 1 दिन में यात्रा को पूरा करना है और एक ही दिन में हमने यहाँ से वापस जाना है। तो ये सामने हमारा टीममेट है जो कि बहुत स्लो चलता है और हम एंटर होने वाले हैं फॉरेस्ट एरिया में, जहाँ से हम जंगल का व्यू दिखाएंगे, जहाँ पे हमें सामने वाटरफॉल देखने को मिलेगा। और आगे आप ये देख ही सकते हो जो सामने कितना बड़ा वाटरफॉल है, जो बादलों को चीरता गहरी खाइयों में जाता है। और हमने ऐसे ही कम से कम 7 वाटरफॉल वाले रास्तों को पार करना है, झरने वाले रास्तों को। और अभी हम इस झरने को पार करने जा रहे हैं। आप देख ही सकते हो हमारे सामने एक रास्ता बना है जहाँ से यात्री आगे बढ़ रहे हैं और अभी इस वक्त मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप देख ही सकते हो। थोड़ा अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ध्यान से कदम रखना, क्योंकि भाई कदम-कदम पे नीचे खाई है गहरी और आपको इंजरी भी हो सकती है और चोट भी लग सकती हो। अगर ना हो तो आपकी जान भी जा सकती है। नीचे बहुत ही गहरी खाई है
और फिसलन भरे रास्ते हैं भाई, ध्यान से पार करना अगर आप यहाँ पे आओ। ऐसे कम से कम 7 से 8 वाटरफॉल आपको देखने में मिलेंगे। अभी ये फर्स्ट वाला है। मैंने तो इस झरने को पार कर दिया। अभी मेरी टीम मेंबर आ रहे हैं पीछे, कुछ आगे चले गए हैं, कुछ पीछे है। वो आप देख ही सकते हो, 3-4 टीममेट रह चुके हैं, वो आ रहे हैं। और नीचे की गहराई भी आप देख सकते हो। इस वक्त भाई मेरा कैमरा जो सही से कैप्चर नहीं कर रहा। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। और आसपास आपको यहाँ पे सेब यानी कि एप्पल की खेत देखने को मिलेंगे। एप्पल के बहुत सारे पेड़ है घने जंगल में। ये सभी फॉरेस्ट एरिया है। और सामने जाता हुआ मेरा एक आलसी टीममेट जो बहुत स्लो चलता है, बार बार रेस्ट लेता है। तो मेरे ठीक सामने लेफ्ट में ऊपर एप्पल के छोटे छोटे ट्रीज है, देख सकते हो आप। और आगे यहाँ पे रुकने के लिए कैंटीन वगैरह है, आप चाय वगैरह पी सकते हो और यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। और हमने भी यहाँ पे कुछ समय के लिए रेस्ट किया, क्योंकि अभी भी हमारा सफ़र 4 घंटों का पड़ा है। यहाँ पे हमने कुछ समय के लिए रेस्ट की। और यहाँ पे वेदर बिल्कुल साफ़ हो चुका है, बारिश रुक चुकी है, जो हल्की बारिश थी वो भी थम चुकी है। और यहाँ से हमने जितनी ऊंचाई पे हम बढ़े थे उतनी गहराई में हमें उतरना पड़ेगा। ये ट्रैक ऐसे नहीं है कि हमने सीधी चढ़ाई चढ़नी है, जितना चढ़ना है उतना आगे उतरना भी है, फिर उसके बाद चढ़ना है, उसके बाद फिर आगे उतरना है। ऐसे ही ट्रैक है जिगजैग की तरह। ये पूरा ट्रैक बहुत ही टफ है भाई, यहाँ आने के बाद ही पता चलता है ये कितना टफ है और कितना ईजी है। वीडियोस में देखने को तो ईजी लगता है। और हमने वहाँ सामने ये देख सकते हो कितनी गहरी खाई है। और अभी हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। वो मेरा एक फ्रेंड है जो बोल रहा है कि जल्दी चलो भाई। और हम अभी एंटर हो चुके हैं यहाँ के डार्क ग्रीन फॉरेस्ट में। यहाँ पे किसी ने शिवलिंग भी बनाया हुआ है, देख सकते हो। लगता है यहाँ पे जो लोकल यहाँ पे पूजा करते हैं वो ऐसा बना देते हैं। और मैं इस वक्त हूँ फॉरेस्ट एरिया में। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चीकू के ट्रीज है। यहाँ पे एप्पल, चीकू सभी के ट्री मिलेंगे आपको देखने को। वो सामने टेंट एरिया है, यहाँ पे यात्री रुके हुए हैं, आप देख सकते हो। तो वीडियो थोड़ा बारिश होने की वजह से थोड़ा ब्लर हो गया, बारिश फिर से चालू हो चुकी है। भाई ये टेंट है जो ऑरेंज कलर के है और ग्रीन कलर के है, ये सभी टेंट है। और मेरे ठीक ऊपर सामने एक ट्री है। और अभी मैं यहाँ पे थोड़ी वक्त के लिए रुक रहा हूँ, क्योंकि भाई आप देख ही सकते हो यहाँ का व्यू और वेदर ने हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा ठहरे और वीडियोस वगैरह शूट कर सके। और इन्होंने यहाँ पे टेंट के लिए बैनर भी लगाया हुआ है कि आप यहाँ पे रुकने के लिए टेंट ले सकते हो। ये सामने देख ही सकते हो, ये टेंट वगैरह है। और यहाँ का रास्ता आप देख ही सकते हो कितना मतलब बढ़िया हो चुका है। और हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद आगे गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से मेन गेट का रास्ता जो कि है वो 15 से 20 मिनट का है। और यहाँ के रास्ते आप देख ही सकते हो कि और भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। नीचे कीचड़ देख सकते हो, कितना ज़्यादा कीचड़ हो चुका है। बारिश होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो चुका है। और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी देख ही सकते हो। मतलब थोड़ी सी दूरी पर ही हमारा गेट है, जहाँ से हम मेन यात्रा की शुरुआत कर पाएंगे। अभी आप म्यूजिक का आनंद लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। ये जगह आज के समय में भी कितना शांत पड़ी है। और सोचो महाभारत काल में ये जगह कैसी होगी। यहाँ पे कीचड़ होने की वजह से आप ही देख ही सकते हो कि रास्ता खराब हो चुका है। और महाभारत काल के पांडवों की भी हम कहानी हम आपको आगे बताएंगे कि इस जगह पे कहाँ कहाँ वो ठहरे और कहाँ कहाँ रुके और कहाँ कहाँ पर उन्होंने किस जिन चीज़ों का निर्माण किया। और आप सामने देख ही चुके हैं, अभी टेंट वगैरह शुरू हो चुके हैं। हमने यहाँ पे एक टेंट बुक करवाया है। यहाँ पे बुकिंग के बाद हमने यहाँ पे अपने बैग वगैरह और मेन सामान हमने साथ में ले लिया है, लेकिन एक्स्ट्रा सामान हमने यहाँ पे टेंट पे छोड़ दिया है कि हम आते वक्त यहाँ पे स्टे लेंगे और रुकेंगे। और हमारे ठीक सामने आप मेन गेट देख सकते हैं कि यही मेन गेट हैं जिनकी मैं बात कर रहा था ब्लॉग से पहले की। मतलब ब्लॉग शुरू होते ही हमने जिस गेट की बात की थी वो यही गेट है जहाँ से मेन यात्रा शुरू होगी। हम यहाँ से इस गेट से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आगे का सफ़र भी हम आपको दिखाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और कुछ ही दूरी चलने के बाद हमने यहाँ पे रेस्ट लेना चाहा, क्योंकि हमें कम से कम नीचे से ऊपर तक आने में अभी 4 से 5 घंटा हो चुका था, क्योंकि हमें यात्रा करते करते 4 से 5 घंटा हो चुका था नॉन स्टॉप। इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट की। और आप आसपास का व्यू और लोकेशन देख सकते हो कि रेस्ट और मेडिटेशन के लिए कितना बेस्ट प्लेस है। और अभी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट
फेस कैम ब्लॉग है जिसमें अपना फेस दिखा रहा हूँ। तो भाई थोड़ा नर्वस हूँ और थोड़ा नर्वस होने के साथ साथ मेरे से स्पीच भी नहीं हो रही। और आगे हम जल्द से जल्द आपको यूलाकांडा वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिश्चियन टेम्पल के दर्शन कराएंगे। तो इस वक्त हमारे सामने है भाई दूसरा झरना, जो मैं वीडियो के शुरुआत में बता चुका था कि यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें कम से कम 7 से 8 झरने देखने को मिलेंगे। अभी हम दूसरे झरने के पास हैं जो कि बिल्कुल छोटा सा है। और आगे का माहौल आप देख सकते हो कितना बढ़िया है भाई। आसपास कितनी अच्छी अच्छी वादियाँ है, फ्लावर्स है, आप देख सकते हो। यहाँ पहुँचने के बाद हमको बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि जैसे जन्नत में आ गए हो। आसपास आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे फ्लावर है और भाई ग्रीनरी कितनी है, डार्क फॉरेस्ट है भाई। यहाँ पहुँचने के बाद दूर दूर तक आपको कोई नहीं दिखाई देगा। और ये तीसरा झरने के पास हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमने कुछ समय के लिए रेस्ट की फिर से, क्योंकि भाई यार ऐसे बार बार रेस्ट तभी मुंह से निकल रहा है क्योंकि भाई बहुत ही टफ यात्रा है। यहाँ पहुँचने के बाद ही आपको पता चलेगा। और यहाँ के ग्लेशियर्स के पानी ने हमारी सारी थकान दूर कर दी और उसके बाद खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हम पहुंच चुके हैं यहाँ के स्वर्ग जैसे रास्तों पे। आप और यहाँ के रास्ते किसी स्वर्ग से कम नहीं है। महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपना कुछ समय यहीं पे बिताया था। और आप देख सकते हो कि आज के समय में जगह कैसी दिखती है, तो सोचो कि उस समय में ये जगह कैसी दिखती होगी। और ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और हम इस वक्त ज़मीन से कम 7,000 फीट की ऊंचाई पे हैं और आगे भी हमने कुछ ट्रैक करना है। अभी भी कुछ ट्रैकिंग यहाँ पे बाकी है जो हमें सीधा वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल की तरफ ले जाएगी। यहाँ की ऊंचाई जैसे आपको पता ही है कि 12,800 फीट की ऊंचाई पे भव्य मंदिर है। तो हम 7,000 फीट की ऊंचाई को अभी भी पार कर चुके हैं और यहाँ पे मैं ऑक्सीजन की कमी को महसूस कर पा रहा हूँ। और आगे का हमारा ट्रैक और भी टफ और हाईएस्ट होता जा रहा है। और आसपास आप देख ही सकते हो कि मौसम भी बिल्कुल खराब हो चुका है, बारिश का मौसम हो चुका है। और ज़मीन से 8 से 10,000 की ऊंचाई पे पहुंचने के बाद यहाँ पे बादल आपको नीचे देखने को मिलेंगे। और आगे का ट्रैक हमारा रह चुका था कम से कम 1 घंटे का, जो हमने खड़ी चट्टानों को पार करना था, आप देख ही सकते हो। और असली वाली टफेस्ट यात्रा यहीं से शुरू होती है। हमने इस खड़ी चट्टानों को पार करना है जो रास्ते फिसलन भरे है, ये चट्टानें फिसलती रहती है। एक और मेन बात, अगर मेरे किसी भाई को भाई ऑक्सीजन की कमी है तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर कैरी करना, क्योंकि आगे भाई ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो भाई हम मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। यहाँ से हमारा रास्ता 5 मिनट का रह चुका है। तो भाई जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा कठिन यात्रा है ये। तो अपनाओ तो ध्यान से आना, संभल कर आना यहाँ पे, ठीक है। जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा कठिन यात्रा है ये, वर्ल्ड हाईएस्ट। अब पता चला। अब आसपास का व्यू भी देख सकते हो। अभी भी मंदिर तक का रास्ता यहाँ से 5 से 10 मिनट का रह चुका है। आप मेरे सामने ठीक देख सकते हो, सामने पहाड़ है, उसके बादल कितने नीचे रह चुके हैं। यहाँ पहुँचने के बाद ऐसा ही लगता है कि जैसे बादल नीचे रह चुके हो और हम ऊपर। तो भाई हम टॉप पर पहुँच चुके हैं। आप ठीक मेरे पीछे मेरे सामने वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल को देख सकते हो। और यहाँ पहुँचने के बाद हमारी सारी थकान दूर हो गई और हमारे आसपास स्वर्ग था और बिल्कुल सामने भगवान श्री कृष्ण। ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ पहुँचने के बाद ही आपको पता चलता है कि सुकून होता क्या है। यहाँ कोई पेड़ पौधे और पक्षी, किसी की भी आवाज नहीं, शांति और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, सिर्फ 2 चीजें ही दिखाई देती है यहाँ पे। और सबसे पहले हमने यहाँ पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श किए और उसके बाद परिक्रमा को पूरा किया। पांडवों द्वारा बनाई गई इस झील के बीच में स्थापित किया गया एक दिव्य मंदिर आज भी उसी दिन और उसी काल को दर्शाता है। द्वापर युग की दिव्यता आज भी यहाँ पे महसूस की जाती है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक बार ही जिंदगी में इस दिव्य यात्रा के दर्शन कर सकता है। जन्माष्टमी और राधा अष्टमी यहाँ पे धूमधाम से मनाई जाती है। तब इस मंदिर की दिव्यता आप सबको अपनी तरफ और भी आकर्षित करती है। कहा जाता है कि जन्माष्टमी की रात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी यहाँ पे आते हैं। और बहुत लोगों का मानना है कि जन्माष्टमी वाली रात यहाँ आसमान में एक दिव्य रोशनी दिखाई देती है। यहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि बहुत बार इस मंदिर के गेट से हमने एक दिव्य रोशनी को देखा है। वो सिर्फ रात के समय में यहाँ आपको दिखाई देगी। और बरसों से यहाँ एक प्रथा भी चलती है जिसे टोपी प्रथा कहा जाता है। जो हिमाचल के लोग यहाँ इस झील में अपनी टोपी को छोड़ देते हैं, जो टोपी इस झील के दूसरी पार चले जाए तो वो विजेता कहलाता है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। आओ इस दिव्य मंदिर और दिव्य झील के हम आपको बहुत ही करीब से दर्शन कराते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो भाई आप दबा के लाइक करो और शेयर करना मत भूलो। भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन कीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।
-डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद भी इस झील का पानी कभी भी नहीं जमता। आसपास के पहाड़ बर्फ से जम सकते हैं, लेकिन इस झील का पानी हमेशा शुद्ध और साफ रहता है। यही इस झील की खासियत है। और इस झील का आकार भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र जैसा है, जो शांति का प्रतीक माना जाता है। जब कोई इंसान इस हिमालय की ऊंचाई पर आकर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है तो ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग धरती पे उतर आया हो। शायद इसीलिए ये स्थान एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, एक जीवित आध्यात्मिक का रहस्य है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। अगर आप कभी हिमालय के इस गांव तक पहुंच पाए तो अपने सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारिए और फिर महसूस कीजिए भगवान श्री कृष्ण आपके पास यहीं कहीं होंगे। जुलाकांडा का श्री कृष्ण मंदिर हमें ये याद दिलाता है कि भक्ति के सामने ना ऊंचाई मायने रखती है, ना ही कठिन रास्ते। मायने रखता है तो सिर्फ विश्वास, जो हमें भगवान श्री कृष्ण पर सदा ही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को दबाकर लाइक और शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। हमारा चैनल सनातनी फैक्ट्स RR है। तो अभी हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य यात्रा को पूरा करते हुए वापिस नीचे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस यात्रा की चढ़ाई करना जितना ही मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है नीचे उतरना। उतरते वक्त ध्यान करना पड़ता है। कई रास्ते बारिश की वजह से फिसलन भरे हो चुके हैं, लेकिन अभी वेदर साफ हो चुका है, लेकिन रास्ते अभी भी फिसलन भरे हैं। अभी भी हमने यहाँ से सेफली नीचे उतरना है, बेस कैंप की ओर बढ़ना है। वहां पर अपना जितना भी सामान है वहां से उठाना है और एक दिन का रेस्ट लेना है। सभी लोग इस ट्रैक को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। एक दिन बेस कैंप में रेस्ट करते हैं और दूसरे दिन चढ़ाई करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमने इस यात्रा को एक ही दिन में पूरा कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि वेदर बिल्कुल साफ हो चुका है, धूप निकल चुकी है। मैं और मेरी टीम बेस कैंप की तरफ बढ़ते हुए वहां टेंट पर पहुंचते ही सबसे पहले हम खाना खाएंगे, क्योंकि भाई जितना चले हैं उतना भूख भी लग रही है। इस वक्त हम पहुंचने वाले हैं बेस कैंप की तरफ। यहाँ से बेस कैंप का रास्ता सिर्फ 10 से 20 मिनट का रह चुका है। अभी वो सामने आप देख ही सकते हो कितने छोटे रास्ते हैं। वहां से नीचे उतरना है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने टेंट पे। ये सामने बिल्कुल दिख रहा है जो मेरा टेंट है, और ये पास में मेरे दोस्तों का। तो भाई इस वक्त मैं बढ़ रहा हूँ अपनी टेंट की तरफ। अभी मैं पहुंच चुका अपने टेंट पे और यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए करूंगा रेस्ट। ये मैं और मेरे दोस्त यहीं पे पड़े हैं अभी। इस वीडियो का कौन कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। और ये यात्रा किसी जन्नत से कम नहीं, आप जरूर विजिट करना यहाँ पे। तो दोस्तों, इस वक्त मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख और हमने यहाँ पे ऑर्डर किया मैगी। जो मैगी का बाउल यहाँ पे 80 रुपीज का है। पहाड़ों में मैगी खाने का मजा ही अलग है। और खाना खाने के बाद हम हो चुके थे रेडी, और अभी हमें यहाँ पे रेस्ट करे 1 घंटा हो चुका था। और अभी हम बढ़ने वाले हैं नीचे की तरफ, जहाँ हमें हमारी पार्किंग मिलेगी। वहां से हम अपनी कैब लेके वापस शिमला की तरफ जाएंगे और वहां से हम चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हमारा मूड अभी भी ऑफ था, क्योंकि हम किन्नौर कैलाश की यात्रा को इस साल पूरा नहीं कर पाए। इस साल की यात्रा हमारे कर्मों में नहीं थी। तो चलो हम इस वक्त भगवान श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श कर अपने वापिस घर की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी वेदर बिल्कुल साफ हो चुका है, मौसम खुल चुका है, आप देख सकते हो धूप भी बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी भाई यहाँ पे ठंड है। लेकिन भाई इस स्वर्ग जैसी यात्रा को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। यहाँ आने के बाद ही आप सबको पता चलता है कुछ चीजें हैं जो हम अपने कैमरा वगैरह में कैप्चर नहीं कर सकते। वो चीजें हम अपनी आंखों से यहाँ आकर, यहाँ बैठकर मेडिटेट कर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं फॉरेस्ट एरिया में। आप हमारे ऊपर ठीक एप्पल्स के ट्रीज वगैरह देख सकते हो। और अभी हम बढ़ रहे हैं नीचे की तरफ, जो घने जंगलों से रास्ता होता हुआ सीधा नीचे सड़क की तरफ जाएगा। वहां से हम अपनी गाड़ी लेकर सीधा अपने घर की तरफ को जाएंगे। इस टूर में भाई, इस ट्रिप में हमें बहुत मजा आया और भाई बहुत कुछ यहाँ आकर सीखने को भी मिला। तो दोस्तों, आप नेक्स्ट ईयर यहाँ का प्लान जरूर बनाइए, जरूर यहाँ पे विजिट करिए। अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो तो आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। ये यात्रा 365 दिन ओपन ही रहती है। तो दोस्तों, अभी भी हमारा यहाँ का रास्ता नीचे तक का यहाँ से 10 से 15 मिनट का रह चुका है। जाते वक्त हम पहुँचे 6 घंटा में, आते वक्त हमें पता ही नहीं चला कि हम 1-1.5 घंटा में नीचे आ गए। इसको भगवान श्री कृष्ण की कृपा ना समझे तो और क्या समझे। भाई अगर आप आ रहे हो तो भाई सच्चे मन से आना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान साथ है तो डरने की क्या बात है। भाई ऐसी बहुत चुनौतियां, बहुत कठिनाइयां रास्ते में आती रहेंगी। अगर सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो तो भगवान श्री कृष्ण आपको नेक्स्ट ईयर यहाँ पर जरूर बुलाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम अपनी गाड़ी में आ चुके हैं
यात्रा को कंप्लीट कर कर अभी हम यहाँ पर एक कैंटीन वगैरह पे रुके हैं खाना खाने के लिए और रेस्ट करने के लिए, और अभी हम बढ़ने वाले हैं अपने घर की तरफ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो सनातनी फैक्ट RR चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।